सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है 9th में 2025 के डेली करंट अफेयर के सेशन में। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी कॉम्पिटिटिव वॉरियर्स कैंडिडेट्स का वेलकम करता हूं हमारे फैक्ट ब्रेकर के सेशन में। आप सभी को सबसे पहले ये अवगत करा दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बनी हुई है और भारत ने कल रात काफी ताबड़तोड़ बमबारी पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी, कराची, सियालकोट के इलाकों में की है और वहां पर हमारी इंडियन नेवी ने भी काफी बड़ा प्रहार किया हुआ है। और हम जानते हैं कि भारतीय थल सेना, हमारी सेनाएं हमेशा विजयी होती हैं, तो हमें उनका साहस बढ़ाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पीछे आप ऑफिसर को देख पा रहे हैं, इनका नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले एक कोट के साथ जिसको स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा हमें शिक्षा और प्रेरणा दिया गया है। इन्होंने कहा था कि डू नॉट थिंक्स एट अ टाइम एंड वाइल डूइंग इट पुट योर होल सोल into it to the exclusion of all else। यानी कि जब भी आप किसी कार्य को करिए तो आपका पूरा मन आत्मा उसी में केंद्रित होना चाहिए और इस कारण से एकांत भाव से और जब आप सेंट्रलाइज रहते हैं तभी आप अच्छे आउटकम को निकाल पाते हैं। तो इसीलिए इसी के साथ अपने पढ़ाई में भी आप उसमें रहिए। अगर हम आकाशवाणी के कुछ ब्रीफिंग्स देख लें तो इन्होंने कहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस न्यूट्रलाइजेस पाकिस्तान अटेम्प्ट टू इंगेज a number of military targets in northern and western parts of the country. In retaliation with the same intensity, Indian forces target air defense radars and system at many locations in Pakistan, destroying air defense at Lahore. Pakistan increases the intensity of its unprovoked firing across the line of control, जिसमें हमारे 16 इनोसेंट नागरिक आपके मारे गए और भारत भी इनको लगातार जवाब देता जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था उससे क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल लेक्स? डल लेक, वुलर लेक, लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो। तो वैसे तो अगर आप इन ऑप्शन में देखोगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, जो होल्ड करता है 10% फ्रेश वाटर को पूरे वर्ल्ड के रिवर्स एंड लेक से। ठीक है, और सबसे बड़ी अगर आप लेक की बात करोगे तो वो कैस्पियन सी है। नाम तो उसका सी है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है, इस कारण से उसको हम लेक भी कहा करते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर था। अब हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। सबसे पहले आप अपने नोट्स को रेडी रखिए और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते जाइए। द फर्स्ट इवेंट इज रिलेटेड विद दी महाराणा प्रताप जयंती। ठीक है, आज 9 मई है और पूरा भारत जो है 485th बर्थ एनिवर्सरी महाराणा प्रताप जी की मना रहा है। ये भारत के ऐसे राजा थे, ऐसे क्षत्रिय थे, ऐसे वॉरियर थे जो कि मोस्ट करेजियस कहे जाते हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़। तो अकबर की सेना से इनके द्वारा लोहा लिया गया था और अकबर की सेना को इन्होंने दिखाया कि रण में पराक्रम किसको कहते हैं। अगर हम जूलियन कैलेंडर से इनकी बर्थ ऑफ डेट देखें तो 9 में 1540 को इनका जन्म हुआ। ग्रिगोरियन कैलेंडर एडजस्टमेंट को देखें, हिज बर्थ डेट अलाइंस विथ May 19, 1540 आफ्टर द कैलेंडर रिफॉर्म। हिंदू कैलेंडर से अगर आप देखोगे हिज जयंती सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द लूनर कैलेंडर स्पेशली ऑन द तृतीय तिथि ऑफ जयेश शुक्ल पक्ष। तो अलग अलग तारीखें हैं लेकिन ये हमारे हीरो हैं, हमारे नायक हैं और आज हम इनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। अगर आप इनके लीनेज और बर्थ को देखें तो महाराणा प्रताप वाज बोर्न टू महाराजा उदय सिंह सेकंड एंड महारानी जयवंत बाई। इनके माता पिता का नाम ये था। ही बिलोंग टू द सिसोदिया क्लैन ऑफ राजपूत हु वर नोन फॉर देयर वॉरियर स्पिरिट एंड इंडिपेंडेंस। अगर आप इनके असेंशन टू द थ्रोन को देखें, आफ्टर उदय सिंह डेथ द थ्रोन वाज पॉलिटिकली कंटेस्टेड। महाराणा प्रताप वाज चूजन ओवर अ स्टेप ब्रदर जगमल ड्यू टू हिज करेज एंड लीडरशिप क्वालिटीज। तो इस प्रकार से इनको गद्दी मिलती है। अगर आप स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल के बारे में देखें तो ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल डोमिनेंस अनलाइक मेनी अदर राजपूत रूलर्स ऑफ हिज टाइम। ही लेड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अकबर एंड मेंटेन मेवाड़्स इंडिपेंडेंस। तो अकबर की इतनी सेना होने के बावजूद भी अकबर मेवाड़ को नहीं जीत पाया था ना। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध 1576।
अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना। fought against the Mughal army led by the Mansingh of Amber. Though not a clear victory, the battle became a symbol of Rajput heroism. His loyal horse Chetak also became legendary for saving him despite being mortally wounded. आजकल हम कुत्तों को जानते हैं, डॉग्स को जानते हैं कि वो काफी वफादार होते हैं, लेकिन घोड़ों को भी आप बात करिए, ठीक है, घोड़े हमेशा युद्ध लड़ते हैं और भारतीय सेना में तो कैवलरी रेजिमेंट भी है। वहीं पर लेटर ईयर्स देखें, कंटिन्यूड गुरिल्ला वॉरफेयर टू रिक्लेम लॉस्ट टेरिटरी, सक्सेसफुली रिस्टोर्ड मोस्ट ऑफ मेवाड़ एक्सेप्ट चित्तौड़गढ़ बिफोर हिज डेथ, died on January 29, 1597 due to injuries sustained during hunting and earlier battles। ठीक है, काफी चोट लगी थी, शेर से भी इनका, ये आप जानते हो कि पहले के राजा महाराजा प्रतिद्वंद करते थे, लड़ाई करते थे, तो उसमें उन चोट की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी और आज पूरा भारत इनको शत शत नमन करता है। इसी के साथ अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ चलेंगे, तो ये नेक्स्ट इवेंट भारत की शौर्य गाथा को दिखाता है। ये है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम समिट 2.0। तो जहां पर भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ रही है, वहीं पर हमारे जितने भी अनुभवी ऑफिसर्स हैं इस प्रकार के सेमिनार को कंडक्ट कर रहे हैं और इसको कंडक्ट किया जा रहा है सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज इन कोलैबोरेशन विद एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया ASI एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। अभी के युद्ध में, भारत पाकिस्तान के युद्ध में, जो भारत ने कल ही हरूप ड्रोन का यूज किया हुआ है, वो IAI इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। सक्सेसफुली होस्टेड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडिया इकोसिस्टम 2.0 एट द मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली। तो कल इस इवेंट को आपका ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट हुए और उसमें दिखाया गया कि किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फ्यूचर वॉरफेयर की, और हमें अपने एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करना है और भारत को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव से आगे बढ़ाना है। आपको यह भी बता दूं कि सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी और पिछले साल 2024 में मेक इन इंडिया को पूरे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। द इवेंट विटनेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आर्म फोर्सेस, DRDO, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, BDL एंड लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका गठन 1 जनवरी 1958 को किया गया था। इनका मोटो बले सिमूलम विज्ञानम है। BEL और BDL ये भारत सरकार की डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां हैं। इसी के साथ की सेशंस की समिट अगर हम हाइलाइट्स देखें तो पैनल डिस्कशंस ऑन ऑपरेशन रेडीनेस एंड सेल्फ रिलायंस इन मिसाइल सिस्टम। और आप जानते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को सेल्फ रिलायंस किया हुआ है और इस प्रोग्राम को चलाया हुआ था जिसका नाम है IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस मिसाइल को भारत सरकार की अनुमति जुलाई 1983 में मिली थी। इस प्रोग्राम के तहत भारत ने आकाश, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी और आपके नाग मिसाइल को डेवलप किया हुआ था। टेक्नोलॉजी शोकेसेस फीचरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक स्टॉर्म्स डेवलप्ड बाय ASI। इंडस्ट्री इंटरेक्शन ऑन बिल्डिंग इंडिया लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी इन इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो मेनली जो काम किस पे हो रहा है, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे किया जा रहा है। वहीं पर जो IAI इजराइल की है वो भारत को बराक 8 मिसाइल देती है जिसकी रेंज लगभग 80 किलोमीटर तक है और भारतीय नौसेना ने कल पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, ठीक है, अपनी मिसाइल से। तो ये भारत का शौर्य और पराक्रम को सही तरीके से दर्शाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ जो कि भारतीय नौसेना से संबंधित है। नौसेना की शक्ति को और भी बढ़ाने के लिए अब अर्नला फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर को लॉन्च कर दिया गया है भारत की कंपनी GRSE के द्वारा। GRSE स्टैंड फॉर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है और शिपयार्ड लार्सन टुब्रो कटुपल्ली में इसको इनॉग्रेट करवाया गया। ASW का फुल फॉर्म होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये क्या होती है, एक तरह की शिप होती है, दुश्मन का कोई भी सबमरीन नीचे जाता है तो उस पर जो है टॉर्पीडो से ये फायर करती है, निशाना लगाती है। इसमें कहा गया कि अर्नला का नाम क्यों रखा गया है। अर्नला इज नेम आफ्टर द हिस्टोरिक फोर्ट, जो किला था अर्नला लोकेटेड ऑफ वसाई महाराष्ट्र। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हर एक पॉइंट को काफी अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए। इस अगर आप शिप की स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे 77 मीटर लॉन्ग है, वॉरशिप है,
इंडियन नेवी का लार्जेस्ट इंडियन नेवल शिप है जिसमें डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन के साथ लगाया गया है, जो कि इसको काफी पावर जनरेट करेगा। शिप में अंडर वाटर सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, लीमो के कई टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशंस लगाए गए हैं। वहीं पर ये जो शिप है जीआरएससी ने बनाया है और ये भारत में बना 80% इंडिजीनियस शिप है, ठीक है। 80% ये इंडिजीनियस स्वदेशी कंटेंट के द्वारा बनाया गया है। जो नेक्स्ट इवेंट है वो भी एक एनिवर्सरी से रिलेटेड है और आज पूरा भारत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मना रहा है। तो इंडिया मार्क द 164th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, पॉपुलरली नोन एज द बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक है। और मेनली जो है 7 मई को मनाया जाता है, थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। दिस ईयर मार्क्स 164 ईयर सिंस टैगोर्स बर्थ इन 1861। बॉर्न 7 मई 1861 को हुए थे, ठीक है। जोरांस्को ठाकुरबाई, कोलकाता। फादर इनके देवेंद्रनाथ टैगोर थे, मदर इनका शारदा देवी थी। फर्स्ट इंडियन थे जिनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था, सिर्फ ना कि फर्स्ट इंडियन बल्कि फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने लिटरेचर में 1913 में गीतांजलि के नोबेल प्राइज जीता था, वो भी लिटरेचर में। नोबेल प्राइज टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर और पीस आता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स को सबसे लास्ट में मेरे ख्याल से 1968 में जोड़ा गया था। कंपोज नेशनल एंथम जन गण मन को इनको आपने कंपोज किया। बांग्लादेश का जो एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसको भी इन्होंने ही कंपोज किया हुआ है। इनको कई नामों से पुकारा जाता है जैसे कि गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, बार्ड ऑफ बंगाल, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट आपके ये भारत के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति थे। मेजर वर्क अगर आप देखोगे गीतांजलि, गोरा, घरे बैरे, रक्ता कराबी, काबुली वाला, शेषर कोबिता, ठीक है। और इन्होंने 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन को तो आपको यूनेस्को की साइट में भी आपका लिस्टेड कर लिया गया है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के न्यू शक्ति के बारे में। यहाँ पर कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा न्यू शक्ति की पॉलिसी को लाया गया है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द रिवाइज्ड शक्ति पॉलिसी टू स्ट्रीमलाइन कोल एलोकेशन। कोल से आपका क्या होता है, कोल से भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मोर देन 75% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय द कोल इन द एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन। इनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी, बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही, सभी की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो भी बढ़ रही है और अभी तो गर्मी का मौसम है, तो इसलिए शक्ति पॉलिसी को एक बार फिर से भारत सरकार के द्वारा रिफॉर्म किया गया है विथ अ सिंप्लीफाइड 2 विंडो सिस्टम रिप्लेसिंग द अर्लियर 8 पैराग्राफ फॉर्मेट। द मूव मार्क्स अ पैराडिम शिफ्ट टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी, इफिशियंसी एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी। अब 2 विंडोज इसमें क्या रहेंगे, पहले 8 चैप्टर्स होते थे उनको हटा दिया गया है, काफी सरल किया गया है। सबसे पहला एप्लीकेशन टू सेंटर सेक्टर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ज्वाइंट वेंचर एंड सब्सिडीज। दूसरा कोल लिंकेज टू बी अरमार्क टू स्टेट्स गवर्नमेंट टू ऑथराइज एजेंसीज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अगर आप इसकी यूटिलाइजेशन को देखोगे तो इसमें आपके स्टेट जीनोकॉस, आईपीआर सेलेक्टेड, ट्रायरी बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग रहेंगे, एग्जिस्टिंग आईआईपी विद पीपीए अंडर सेक्शन 62, ठीक है। तो ये कुछ आपका हम कह सकते हैं कि टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन बात आप इस पॉलिसी को जानते रहिए। अगर आप इसको आप शॉर्ट फॉर्म में देखोगे, वाई इन द न्यूज, सो द न्यू शक्ति पॉलिसी ऑफर्स थर्मल प्लांट्स ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड कोल लिंकेज ऑप्शंस। इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा चेयर किया जाता है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है। इस स्कीम का नाम है रिवाइज शक्ति पॉलिसी 25। इसके इम्प्लीमेंटेशन बॉडी में कोल इंडिया लिमिटेड, एसएससीएल, एमओसी और एमओपी आपके आएंगे। की विंडोज टोटल 2 है, एक नोटिफाइड प्राइस है और दूसरा आपका प्रीमियम प्राइस है। टारगेट बेनिफिशियरीज में सेंट्रल स्टेट आईपी, रेलवे, कंज्यूमर और कोल कंपनियां आएंगी। इसका मेजर इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, कोल एलोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इंपोर्ट रिडक्शन, इंक्रीज पावर मार्केट सप्लाई पर पड़ेगा। बैकग्राउंड की बात करें तो इसको सबसे पहले 2017 में लाया गया था, 2019, 23 और अब 25 में 3 बार अमेंड किया गया है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी
नेक्स्ट इवेंट जो है भारत के ई पासपोर्ट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि जब से भारत सरकार के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वो भारत को छोड़ें, लेकिन इसमें यह भी पाया गया बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पे शादी कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे तो वोटर आईडी भी उनके पास है। तो भारत सरकार ने रूल्स में परिवर्तन किया और कहा कि अब भारत में जितने भी पासपोर्ट इशू किए जाएंगे उन सभी में चिप्स होंगी, यानी कि वो ई पासपोर्ट कहलाएंगे। So the government of India under the Passport Seva Program version 2.0 began the nationwide rollout of chip-based e-passport on April 1st। तो जिनके पास है भी, जिनके पास नहीं भी है, उनको फिर से जो है नए पासपोर्ट आपके लेने होंगे, ठीक है, जिसमें आपका चिप्स लगी रहेंगी। अब इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला, एम्बेडेड RFID चिप एंड एंटीना, स्टोर्स बायोमेट्रिक एंड पर्सनल डेटा सिक्योरिटी, इनहेंस सिक्योरिटी डिफिकल्टी टू फोर्ज और डुप्लीकेट। पहले क्या होता था, एक व्यक्ति के पास 10-10, 20-20 जो है कई पासपोर्ट्स रहा करते थे, जैसे पैन कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड होते हैं वैसे। तो अब ये चीजें नहीं हो पाएंगी। स्कैनेबल बारकोड फॉर डिजिटल एक्सेस टू रेसिडेंशियल एड्रेस बाय इमिग्रेशन ऑफिसर्स। तो उसमें आपका बारकोड भी रहेगा जिससे कि ये फुल प्रूफ आपका बनाया जा सके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इम्प्रूव पासपोर्ट सिक्योरिटी एंड ग्लोबल कॉम्पेटिबिलिटी, स्ट्रीमलाइन इमिग्रेशन एंड प्रोसेस एंड रिड्यूस फ्रॉड, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव है, सपोर्ट डिजिटल इंडिया एंड पेपरलेस गवर्नेंस गोल। तो इससे भारत सरकार अपनी सिक्योरिटी को देश की मजबूत कर रहा है। 2025 के क्या क्या रूल्स होने वाले हैं? सबसे पहला, बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी रहेगा अगर आप इस पासपोर्ट को लेना जाएंगे, फॉर दोज बॉर्न ऑन और आफ्टर अक्टूबर 1st 23, ठीक है, जो 2023 के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए। रेसिडेंशियल एड्रेस डिजिटली एम्बेडेड होना चाहिए, नो लॉन्गर प्रिंटेड ऑन द लास्ट पेज, पेरेंट्स नेम रिमूव, पर्सनल डेटा नाउ स्ट्रीमलाइंड टू ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन। अब चलिए डैम से रिलेटेड कुछ चीजों को देखते हैं। पाकिस्तान में तो आप देख ही रहे हो कि भारत के द्वारा कल ही काफी बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, फ्लड जैसी हालात वहां पे हो गए हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ड्रिल्स फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल। The geothermal drilling in Dirang is the first of its kind in northeast India, establishing a major precedent for renewable energy use in remote mountainous area. The well drilled after 2 years of scientific research could soon make Dirang India's first geothermal power city, ठीक है। तो ये जियोथर्मल पावर से रन होने वाली ये दिरांग पहली सिटी हो जाएगी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इस प्रकार से जो क्लीन एनर्जी रहेगी वो हाई एल्टीट्यूड एरिया टेरेन में इस शहर को, इस क्षेत्र को अरुणाचल प्रदेश के प्राप्त हो पाएगी। इसके की फीचर की बात करोगे तो दिरांग जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। प्रोजेक्ट को जो है सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा लीड किया जा रहा है और इसमें भारत सरकार की, आपके अरुणाचल प्रदेश के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लगी हुई है। इसका सिग्निफिकेंस की अगर आप बात करोगे तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला, इट इज द फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल इन द नॉर्थ ईस्ट, पायनियर द यूज ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन द हिमालय, ऑफर अ सस्टेनेबल हीटिंग सोल्यूशन फॉर कोल्ड रीजन, बूस्ट एग्रो इकोनॉमिक एंड सेल्फ एनर्जी रिलायंस, और लास्ट सेट्स अ नेशनल प्रेसिडेंट फॉर जियोथर्मल यूज इन द रिमोट एरिया। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया, अगर आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चंस की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what makes the geothermal drilling in Dirang significant? Options are, it is India's first geothermal drilling project. Option B, it is the first such project in northeast India. Option third, it is Asia's largest geothermal project. या फिर option D, it was completed within 6 months. So right answer is option B. ये नॉर्थ ईस्ट का इस प्रकार का जियोथर्मल का पहला प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न, what potential milestone could Dirang achieve due to the geothermal drilling? Options are, first solar power city in Bharat, highest energy producing city in northeast, first geothermal power city in Bharat, या फिर first hydroelectric city in the Himalayan region. And the right answer is option C, ठीक है। तो ये फर्स्ट जियोथर्मल पावर सिटी हो जाएगी भारत की दिरांग जिसका नाम है। अगला प्रश्न ये है कि when did the Indian government of India begin rolling out of chip based ई पासपोर्ट? तो कब से हम जो है इसको आपका शुरू किए हैं? तो देखिए इसको रोलिंग आउट करने का प्रोसेस 1 अप्रैल 2024 से हमने इस डेट को लिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को तो आंसर ही आ गया। व्हाट इज मेजर बेनिफिट ऑफ द चिप बेस्ड ई पासपोर्ट? तो इसका बेनिफिट ये है कि टैंपर प्रूफ एंड सिक्योर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जिससे कि किसी भी प्रकार की
जालसाजी ना की जा सके। अगला प्रश्न आपके लिए है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिवाइज शक्ति पॉलिसी? ऑप्शंस आर प्रमोट सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी replace oil import, option C streamline coal allocation and enhance energy security, option D increase hydroelectric capacity. So the right answer is option C streamline coal allocation and enhance energy security. अगला प्रश्न, which birth anniversary of Rabindranath Tagore was celebrated in 2025? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 164। ठीक है, 7 मई को हमने मनाया है। अगला प्रश्न ये है कि The Medium Range Surface to Air Missile India Ecosystem 2.0 Summit hosted at which location? विज्ञान भवन, DRDO भवन, मानेकशॉ सेंटर या फिर इंडिया गेट ग्राउंड? तो इसको नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया था। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि What is the name of the first indigenously built ASW watercraft delivered to the Indian Navy? आइनस विक्रांत, आइनस शिवालिक, अर्नला या फिर वरुणास्त्र? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है अर्नला। ठीक है, बाकी ये तीनों आपकी शिप्स हैं, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है और वरुणास्त्र जो है एक प्रकार का टॉर्पीडो है हमारी इंडियन नेवी का। ओके, तो ये क्वेश्चन थे और अब हम आज के होमवर्क की तरफ चलते हैं। चेइराओबा महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। फैक्ट फ्लिकर के इस सेशन को आप सभी लाइक शेयर जरूर करिए और हमारे इस चैनल को अपनी तरफ से सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को जय हिंद।